हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम मनोविज्ञान की जो 5th यूनिट है उससे संबंधित 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने इस सीरीज के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और हमारी इस सीरीज का यह अंतिम वीडियो है। देखिए, विज्ञप्ति आने से पहले आपको एक बार जरूर साइकोलॉजी का रिविजन करना चाहिए। इन 500 क्वेश्चनों को मिलाए, अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को मिलाने के बाद में 400 के आसपास भी अपना स्कोर कर पाते हैं, तभी आप मान के चलिए कि आपकी जो रीड में साइकोलॉजी वाला पोर्शन है वो अच्छे से कवर है। तो देखिए, 5th यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं। आरटी एक्ट है, एनसीएफ 2005, मूल्यांकन, क्रियात्मक अनुसंधान और सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इनसे संबंधित आपको 6 क्वेश्चन रीट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी को परखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। तो देखिए, मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं होता है शिक्षण अनुभव। ये तीनों है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस प्रकार की प्रतिमान का उद्देश्य सामाजिक क्षमताओं का विकास करना है? तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, ये है मनोवैज्ञानिक प्रतिमान। ये आप ध्यान रखिएगा। मनोवैज्ञानिक प्रतिमान का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक क्षमताओं का विकास करना। विद्यालय अधिगम प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए, इस प्रतिमान के प्रतिपादक हैं जॉन करोल। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ था। तो देखिए, इस पद्धति का प्रारंभ हुआ था अमेरिका से। सूक्ष्म शिक्षण का समय होता है। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना होता है? देखिए, ये होता है 5 से लगाकर 10 मिनट तक। देखिए, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके ट्रिक एजुकेशन। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, वो विधि कौन सी, आप बताएं। तो देखिए, ये है ह्यूरिस्टिक विधि। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है। तो देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है मूल्यांकन। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में विद्यालय के मानकों का वर्णन है? तो देखिए, ये है धारा 19 में। ये आप ध्यान रखिएगा। मानक के अंतर्गत क्या आता है? जैसे कि कोई भी एक प्राथमिक विद्यालय है, उसमें एक सप्ताह में शिक्षण घंटे कितने होंगे? तो 45 घंटे। और समझिए कि एक कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उसमें एक सप्ताह में शिक्षण घंटे कितने होंगे? तो 48 घंटे। तो ये सभी मानक होते हैं। इसके अलावा भी है, जैसे कि एक वर्ष में शिक्षण दिवस प्राथमिक विद्यालय में होते हैं 200 दिन, और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में शिक्षण दिवस होते हैं 220 दिन। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। नॉर्मली आपको ध्यान रखना है कि मानकों का वर्णन है धारा 19 में। शिक्षण प्रतिमान के तत्व है लक्ष्य एवं उद्देश्य, उद्देश्य एवं संरचना, सामाजिक, प्राणी एवं मूल्यांकन, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, शिक्षण प्रतिमान के ये सभी तत्व होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है अभिभावक। ये आपको ध्यान रखना है। जो विद्यार्थियों के अभिभावक होते हैं वो होते हैं एसएमसी के अध्यक्ष। कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, ये आधारित होता है इंजीनियरिंग पर। बी एस ब्लूम ने मूल्यांकन को माना। तो देखिए, इन्होंने माना था मूल्यांकन को त्रिमुखी। भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ योजना किस आधार पर बनती है? तो देखिए, ये बनती है हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के आधार पर। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अध्यापक के व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है। तो देखिए, ये है अनौपचारिक शिक्षा। ये आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन काफी देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ भी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रयोगशाला विधि प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए, ये है बेदल व मैंने। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो किस प्रकार की होनी चाहिए आप बताएं यहाँ पर। तो देखिए, कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए एक उत्प्रेरक के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है, तो देखिए जो सही तरीका है वो है दैनिक गतिविधियां। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इसका सही आंसर है। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन की बात करना निरर्थक है, तो आप बताएं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पिछड़े, सामान्य, बाल केंद्रित या फिर सृजनशील। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सृजनशील। निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार माता पिता का एक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश करवाए, तो ये कौन सा अनुच्छेद आप बताएं। तो देखिए ये है 51A, तो ये आपको कंठस्थ ध्यान रखना है। शिक्षा का अधिकार उद्घोषित हुआ था, तो देखिए ये उद्घोषित हुआ था 2009 में। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है, तो देखिए ये बढ़ावा देता है सहयोग की भावना को। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। देखिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय व बाल मनोविज्ञान का। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर दूसरे ऑप्शन भी देखते हैं, बच्चों की उपेक्षा करेंगे जो कि एक गलत कथन है। अभिभावक को लिखेंगे, ये भी सही तरीका नहीं है। बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आप सारे ऑप्शन रीड करें, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना। शिक्षक का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है ये। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे, तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे व कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठाएंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अशाब्दिक संप्रेषण के तरीके हैं, तो देखिए ये होते हैं ये सभी, यानी मुख के हाव भाव है, शारीरिक भाषा, सांकेतिक भाषा, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा के 4 स्तंभों की चर्चा निम्नलिखित में से किस में की गई है, तो देखिए ये की गई है कोठारी आयोग में। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, तो देखिए शिक्षण के बारे में जो सत्य कथन नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण में सुधार नहीं किया जा सकता, ये गलत है। तो ये जो सही कथन है ये भी देख लेते हैं। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। एक नया शिक्षक जब शुरुआत करेगा वह पहले, तो वो पहले क्या करेगा, देखिए वो पहले करेगा छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं एवं सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो देखिए ये आधारित है सक्रिय भागीदारिता पर, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है, तो देखिए ये होता है श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, सभी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए, छात्राओं को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, आराम करना चाहिए। तो देखिए ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। बाकी के सारे ऑप्शन उपयुक्त है ही नहीं। क्रियात्मक अनुसंधान किस क्षेत्र में किया जाता है, तो देखिए ये
इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में, परीक्षाओं के क्षेत्र में और व्यवस्थाओं के क्षेत्र में। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान के अंतर्गत आता है समस्या का ज्ञान, तथ्यों का संग्रहण करना, निष्कर्षों की प्राप्ति या फिर सभी। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों के अंतर्गत ये सभी आते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। शिक्षक के क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ है, तो देखिए इसका अर्थ होता है जो बालक क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसका जो उपयुक्त आंसर होगा वो होगा ये ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न होता है क्योंकि यह, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्योंकि जो क्रियात्मक अनुसंधान है ये अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधनों एवं प्रशासकों के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्रियात्मक अनुसंधान किन के द्वारा किया जाता है, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों और जो प्रशासक होते हैं उनके द्वारा। विद्यालय प्रशासन के द्वारा विद्यालय के क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। तो देखिए विद्यालय से संबंधित है तो क्या होगा ये क्रियात्मक अनुसंधान, ये आपको ध्यान रखना है। निबंधात्मक परीक्षण सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि परीक्षण है किंतु फिर भी इसका प्रमुख दोष क्या है, मुख्य दोष। तो देखिए इसका जो मुख्य दोष होता है वो होता है विश्वसनीयता का अभाव होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं अगर आप उनको एक बार चेक करेंगे तो 35 नंबर आ जाएंगे, दूसरी बार उसको चेक करेंगे तो आपके 33 नंबर भी आ सकते हैं, 35 भी आ सकते हैं या फिर 36 भी आ सकते हैं। तो विश्वसनीयता का इसमें अभाव रहता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित विषयों में से किसमें आश्रित एवं स्वतंत्र चरों के संबंध के विषय में निष्कर्षों को ज्ञात करना स्वतंत्र चरों के अपर्याप्त नियंत्रण के कारण कठिन हो जाता है। तो ये कौन सी विधि आपको यहाँ पर बतानी है, तो देखिए ये विधि है अर्ध प्रायोगिक विधि। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य है, तो देखिए इन प्रश्नों का उद्देश्य होता है छात्रों की कुशलता एवं जो ज्ञानोपार्जन की जांच करना। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग सोपान है। तो ये किन के सोपान है आप बताएं, प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग। तो देखिए ये सभी सोपान है हर्बर्ट उपागम के। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है गुणात्मक, निदानात्मक, परिणामात्मक या फिर सभी। तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के ये सभी उद्देश्य होते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है, तो देखिए सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का जो प्रमुख प्रयोजन होता है वो होता है कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। मूल्यांकन का अर्थ होता है, तो देखिए मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है, तो देखिए व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य होता है शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है, तो कौन सी होती है, देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है इसका एक ही उत्तर होता है। और ये जो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है और इसका उत्तर क्या है एक, तो इसका एक ही उत्तर होता है और ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, तो देखिए ये है
3 भाषा। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में भाषा का माध्यम रखा जा सकता है। तो देखिए ये रखा जा सकता है मातृभाषा को। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। तो देखिए ये है अभिरुचि के अनुरूप। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रयोग में लाने का श्रेय किससे जाता है। तो देखिए ये जाता है स्टीफन कोरे को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, जो आरटी एक्ट की धाराएं दे रखी है उनका संबंध किस किस से है वो आप बताएं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो धारा 13 है, धारा 13 का संबंध है प्रवेश शुल्क न लेना, यानी जब एडमिशन होता है तब विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क न लेना। फिर है धारा 16, धारा 16 में कक्षा 1 से 8 तक फेल न करना। धारा 5 में क्या है, धारा 5 में टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना। और धारा 12 में क्या है, धारा 12 में 25 पदों पर निःशुल्क प्रवेश। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा फर्स्ट का हो रहा है डी। तो फर्स्ट के डी इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है। सेकंड का हो रहा है सी, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। थर्ड का है, थर्ड का ए, थर्ड का केवल ए इसमें दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको कॉन्टेक्स्टली ध्यान रखना है सारे। वह रणनीति जिसका प्रयोग शिक्षक शिक्षण तथा अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करता है उन्हें कहा जाता है। तो देखिए उन्हें कहा जाता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि की परिभाषा है, आपको ध्यान रखनी है। स्कूल प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए इसमें कुल सदस्य होते हैं एसएमसी में 16। किस समिति में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कार्यकारिणी समिति में। मूल्यांकन प्रक्रिया है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। उक्त परिभाषा है। तो देखिए ये परिभाषा दी गई थी क्रॉन बैंक के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। मापन के मुख्यतः कितने चर होते हैं। तो देखिए मापन के मुख्यतः 2 चर होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। मापन वस्तुओं एवं घटनाओं को व अवधारणाओं को तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की एक क्रिया है, परिभाषा है। तो देखिए ये परिभाषा दी गई थी गिलफोर्ड के द्वारा। मापन की ये परिभाषा ये आपको ध्यान रखनी है। प्रश्नोत्तर विधि के ऐतिहासिक प्रवर्तक कौन है। तो देखिए इसके ऐतिहासिक प्रवर्तक है सुकरात। विद्यार्थी की मानसिक, शारीरिक व भावात्मक क्षमताओं को जानना कैसा कार्य है। तो देखिए इनको जानना यह कार्य होगा निदानात्मक। किसी कार्य के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या कहलाता है। तो देखिए किसी कार्यक्रम के दौरान किया जाने वाला जो आकलन होता है वो कहलाता है निर्माणी आकलन। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वप्रथम किस पाठ्यक्रम में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लागू किया गया। तो देखिए लागू किया गया था ये सीबीएसई कोर्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है। मूल्यांकन प्रक्रिया को स्पष्ट करने का कार्य किसने किया। तो देखिए ये किया गया था ब्लूम के द्वारा। एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शिक्षण कैसा माना जाता है। तो देखिए इसमें माना जाता है शिक्षक केंद्रित। मापन और मूल्यांकन में संबंध है। तो देखिए ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में अच्छे प्रश्न बनाने हेतु इनमें से किसे ठीक नहीं बताया गया है। तो देखिए ठीक नहीं बताया गया है विद्यार्थियों से प्रश्न बनवाए जाए इसको। मापन की कौन सी मापनी
यहाँ पर ये मापनीय है, आप ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक वैज्ञानिक व विश्वसनीय है, तो देखिए ये मापनीय है। अनुपात मापनी, देखिए मापन की 4 मापनियाँ होती है, नामित, क्रमिक, अंतराल और अनुपात। और जो अनुपात मापनी है वो सबसे अधिक वैज्ञानिक व विश्वसनीय है। आरटी एक्ट 2009 में कुल कितने अध्याय हैं? तो देखिए इसमें कुल 7 अध्याय हैं। शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? तो देखिए सबसे पहले बनाया जाता है इकाई योजना। शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो देखिए ये है श्रव्य दृश्य सामग्रियां। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया था? तो देखिए ये सुझाया गया था सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और खुली पुस्तकीय परीक्षा मूल्यांकन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सभी। खेल पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो देखिए ये माने जाते हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। आरटी एक्ट 2009 को कानूनी अधिकार बनाने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो देखिए ये किया गया था 86वां संविधान संशोधन। उपलब्धि निर्भर करती है, तो देखिए उपलब्धि निर्भर करती है योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? तो देखिए ये बल देता है करके सीखने पर। दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली प्रतिक्रिया जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है कहलाती है, तो देखिए ये कहलाती है परामर्श। शिक्षक के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होगा, तो कितना होगा आप बताएं? देखिए ये होगा 1:30। निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना है, कथन है। तो देखिए ये कथन है ब्राउन का। एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है, तो देखिए एक प्रमाणीकृत परीक्षण में क्या होता है? विश्वसनीयता होती है और वैधता होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? तो देखिए ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उपलब्धि परीक्षण बालक के वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करता है, उक्त परिभाषा है। तो देखिए ये परिभाषा दी गई थी गैरिसन के द्वारा, ये आप ध्यान रखिएगा। शिक्षक में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सके, उक्त परिभाषा है। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान की एक परिभाषा है, किसके द्वारा दी गई आप बताएं? देखिए ये परिभाषा दी गई थी स्टीफन कोरे के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आरटी एक्ट 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य कितने घंटे करना अनिवार्य है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 45 घंटे। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? तो देखिए उनसे प्रश्न पूछने चाहिए वस्तुनिष्ठ। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो देखिए मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना व उपचार करना। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? तो देखिए यह होता है सभ्यता एवं प्रगति निबंध से। किस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता उतनी ही क्या होगी? अधिकतम होगी, कम होगी, सामान्य या फिर बराबर? देखिए यदि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता अधिक है तो उस परीक्षण की जो वैधता होगी वो होगी उतनी ही अधिकतम। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्राथमिक स्तर पर यदि 150 से अधिक बच्चे हो तो क्या प्रावधान है? तो देखिए प्रावधान है एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक।
क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में असत्य है। तो देखिए इसके संबंध में जो असत्य है वो है व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य किया जाता है। ये इसके संबंध में असत्य है। तो इसके संबंध में जो सत्य कथन है वो हम देखते हैं। यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। देखिए हमने आगे भी देखा था ये कि क्रियात्मक अनुसंधान किसके द्वारा किया जाता है, तो अध्यापक इनके द्वारा या फिर शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा। यह किसी विशिष्ट समाधान के लिए किया जाता है और स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, जो क्रियात्मक अनुसंधान है ये व्यापक स्तर के निर्णय लेने के लिए ये नहीं किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, इनसे संबंधित जो 3 फैक्ट है ये आप ध्यान रखें। और ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया था, आरटेट एग्जाम 2012। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए इस विधि के प्रवर्तक हैं आसबॉर्न। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है, तो देखिए इसका जो प्रमुख सूत्र है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन। निम्न में से प्रजातांत्रिक व्यू रचना कौन सी है? तो देखिए ये है योजना आव्यूह, समीक्षा आव्यूह, वाद विवाद आव्यूह, तीनों। तो सब ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी? तो देखिए ये होगी 100 से अधिक बच्चे होने पर, ये आप ध्यान रखिएगा। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन हैं? तो देखिए इसके प्रवर्तक हैं जॉन डेवी। छोटे छोटे समूहों, विभिन्न समूहों में परस्पर मिलजुल कर किसी विषय विशेष से संबंधित अधिगम करना किस अवधारणा से संबंधित है? तो आप बताइए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सहकारी अधिगम। एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सुविधादाता की भूमिका में होगा? तो देखिए सुविधादाता की भूमिका में हमेशा रहता है शिक्षक। तो ये आपको ध्यान रखना है। आरटी एक्ट 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या होगी? आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय होगी, आयु के अनुसार अधिक सम जातीय होगी, केवल एक, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सीटेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो देखिए आरटी एक्ट 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती है। मैं आपको ये पहले भी अपने वीडियोज में समझा चुका हूँ, वापस समझा देता हूँ। देखिए समझिए कि कोई छात्र है 6 वर्ष का, वो पहली बार विद्यालय में प्रवेश कर रहा है तो उसको कक्षा 1 में रखा जाएगा। अगर कोई छात्र है 7 वर्ष का लेकिन वो पहली बार विद्यालय में प्रवेश कर रहा है तो उसको रखा जाएगा कक्षा 2 में। अगर कोई छात्र है 8 वर्ष का लेकिन वो पहली बार विद्यालय में प्रवेश कर रहा है तो उसको कक्षा ना तो 1 में रखेंगे ना 2 में रखेंगे, डायरेक्ट 3 में रखेंगे। तो इसी तरह ये आगे रहेंगे। आज ये क्या है यहाँ पर, ये है आयु के अनुसार अधिक समझातीय। छात्र जो कार्य आज समूह में कर रहे हैं कल अकेले ही कर सकते हैं, यह किसका कथन है? तो देखिए ये कथन है वाइगोत्स्की का, ये आपको ध्यान रखना है। औपचारिक शिक्षा का सर्वोत्तम महत्वपूर्ण केंद्र क्या है? तो देखिए यह है विद्यालय। एनसीएफ 2005 में इनमें से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो देखिए ये सुझाया गया है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? थोड़ा सा आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और इसका जो भी आंसर आपको आता हो तो लिख के जरूर बताएं। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए नवीन ज्ञान की खोज, ये इसका उद्देश्य नहीं है। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य नहीं होता है। इसका उद्देश्य होता है विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है आगे भी मैंने बता दिया है, जीके ट्रिक एजुकेशन, सेम नेम है। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।